हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। वर्ष 2024 के जो एग्रेरियन कैलेंडर है उसके अंतिम दिवस पर आज हम एक लेक्चर कम पढ़ेंगे। कल जो शुरू किया था उसी का कंटिन्यूशन रहेगा। संविधान के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो डाउट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप तुरंत पूछ सकते हो। उसको भी हम यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। कल हम जहाँ तक पहुँचे थे एक बार वो देख लेते हैं। हमने बात की थी कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा बन गई थी। अब संविधान सभा जो बनी उसमें पहली जो मीटिंग थी, पहला जो सत्र था वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। अब इस सत्र में मुस्लिम लीग जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया था, उनके सदस्यों का इंतजार किया गया। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता। ठीक है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष का नाम भी आप नोट कर लो, याद कर लो, H.C. मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। लेकिन इनके और नेहरू जी के संबंध अच्छे नहीं रहे, अलग कहानी। अब संविधान सभा जो है दो तरीके से काम करती थी। एक संविधान बनाने का काम करेगी और दूसरा काम क्या कर रही थी वो, कि देश को चलाने का काम कर रही थी। क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि अंग्रेज तो अब चले ही गए थे, जाने के लिए रेडी हो गए थे। अब संसद हो गई या प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए, ये तब होंगे जब इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन तब होंगे जब संविधान बन चुका होगा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर ये काम किया जाएगा। इस सारी व्यवस्था में समय लगना था, सारी व्यवस्था में समय लगना था, इसलिए अस्थाई या इसे कहते हैं एडहॉक या टेम्परेरी व्यवस्था की गई। यानी जो एक पार्लियामेंट बनाई गई उस पार्लियामेंट को हम कहते हैं अंतरिम संसद। तो अंतरिम संसद के रूप में भी संविधान सभा काम कर रही है और साथ ही साथ वो संविधान के निर्माण के रूप में काम कर रही है। चूंकि संविधान बनाएगी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया है, तो वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और जब संसद के रूप में काम करती है तब यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर का नाम आ जाता है। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक। आगे फिर हमने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ईयर 1946 में, डेट है 13 दिसंबर को, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए। और इन्हें संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति दी या अपना अप्रूवल दिया था, वो है जनवरी 22 1947 को। याद कर लेना, ये डेट जो है ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, परेशान करती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे उसमें जब डिवीजन हुआ तो 299 बचे। एक व्यक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण है, V.N. राव। V.N. राव बड़े योग्य व्यक्ति थे, ये संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे। इन्हें संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है ना। तो ये नाम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें आ सकता है। संविधान सभा के वैसे अधिवेशन हुए हैं 11, लेकिन अगर हम एक और अधिवेशन को जोड़ लें तो वो 12वां अधिवेशन है। जैसे पहला 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा 11 दिसंबर को हुआ, ऐसे ही अंतिम जो अधिवेशन है वो कब होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो वो है 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। और ये वो डेट है जिस समय हमारा राष्ट्रगान जो है उसे स्वीकार किया जाता है। जनगण मन मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब इसकी रचना के पीछे भी एक अलग कहानी चलती है।
जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे, उनके स्वागत में लिखा गया ये गीत था, जिसके प्रथम 2 पदों को लेकर के राष्ट्रगान बना दिया जाता है। तो राष्ट्रगान, इसमें भी विवाद ये था कि कुछ लोग चाहते थे उस समय कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, उसे राष्ट्रगान बनाया जाए। लेकिन यहाँ फिर मिस्टर नेहरू का नाम आ जाता है कि उनके विशेष विरोध के कारण उसको राष्ट्रगान का दर्जा नहीं दिया जा सका, और ये जनगण मन जो है, इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाता है। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हो जाता है। हमारा जो संविधान है काफ़ी विस्तृत है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग जाता है। ऑलमोस्ट 3 साल का समय लग गया। ये 3 साल का समय क्यों लगा? उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां जो हैं, सॉरी, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां जो थी, वो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हम एक ऐसा आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन दें जिसमें जिसके कारण कोई समस्या ना आए, हर परिस्थिति का समाधान इस संविधान में हम पहले से बनाकर चले जाएं। इसलिए इन्होंने विश्व में उस समय उपलब्ध जितने भी प्रमुख संविधान थे, कहा जाता है लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उनके प्रमुख तत्वों को, प्रमुख फैक्ट, प्रमुख प्रावधानों को अपने भारतीय संविधान में समाहित किया। तो इस कार्य में समय लगा। अब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है 26 नवंबर। और इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, जिस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र क्या होता है, ये भी समझ लेना है। गणतंत्र उस राष्ट्र को, उस देश को कहते हैं जहाँ जो प्रमुख होता है उस देश का, यानी राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो बाई इलेक्टेड आता है, निर्वाचन के द्वारा जो आता है, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो भारत एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा आता है ना। ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वो उसका जो प्रमुख है वो एक फैमिली, एक परिवार है, यानी वहाँ पर राजा और रानी जो चलते हैं। तो डेमोक्रेसी तो रखते हैं, बट वो रिपब्लिक नहीं होते हैं। तो इसका भी मीनिंग है, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल के अंतर्गत ये शब्द आया है, उसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। अब ये जो संविधान था बनकर जिस दिन तैयार हुआ, उस दिन 3 प्रमुख प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं। एक है इसमें अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, नागरिकता सिटीजनशिप संबंधी कुछ प्रावधान, और शायद यहाँ मैं भूल रहा हूँ, एक बार मैं रीचेक करूंगा, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। शेष जो संविधान के प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू। अब ये जो संविधान है हमारे देश का, इस संविधान में जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग समितियां बनाई, यानी कार्यों का बंटवारा किया गया। तो वो समितियां प्रमुख जो हैं, उनसे प्रश्न जरूर आ जाते कि फलानी समिति जो थी, ये पर्टिकुलर कमेटी जो थी, उसका अध्यक्ष कौन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आपको कुछ प्रमुख, या ऐसे कह लो कि इम्पोर्टेंट कमेटीज के बारे में बता रहा हूँ, जिनके अध्यक्ष कौन है वो आप याद कर लेना। तो एक समिति है, नाम है उसका नियम समिति, रूल कमेटी कह लो, या इसमें नियम समिति आता है, इसी के आगे कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कार्य संचालन समिति, नियम समिति, उसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक और महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार समिति। और इसी के आगे हम इसमें जोड़ देंगे माइनॉरिटी कमेटी, यानी अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार की उपाधि इन्हें वारदोली की महिलाओं ने दी थी। वहाँ इन्होंने आंदोलन चलाया था, सफल रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब देश आज़ाद हुआ तो किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो कांग्रेस की जो समितियां थी 14, उनमें से 12 समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आगे किया था। किसी एक समिति ने आचार्य JB कृपलानी का किया था। नेहरू जी का नाम किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया था। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के कारण नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो एक अलग कथा है। बड़ी अलग अलग कथाएं हैं, आज के समय आपको ऐसा मिलता रहेगा। तो जितना आप ज्ञान ले लोगे अच्छी बात है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, ऐसे ही एक आता है प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रोविंस के लिए, राज्यों के लिए क्या प्रावधान होंगे, उससे जुड़ी जो कमेटी थी, प्रांतीय संविधान समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये याद रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के साथ साथ वैसे ही आता है संघ शक्ति एवं संविधान समिति, यानी केंद्र को क्या क्या शक्तियां मिलेंगी, उसको क्या क्या पावर मिलेगी, उससे संबंध कमेटी है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। ऐसे करके आप अपने नोटबुक में बना लेना। तो इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये भी महत्वपूर्ण कमेटी है। फिर एक समिति आपसे पूछी जा सकती है, फ्लैग कमेटी या झंडा समिति। तो झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आचार्य JB कृपलानी जी। आचार्य JB कृपलानी। अगली प्रमुख समिति आ जाती है, और जो प्रमुख भी है और सबसे महत्वपूर्ण समिति भी मानी जाती है, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, यानी संविधान में क्या क्या चीज़ें कहाँ होंगी। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर के। 2 सदस्य जो थे वो बाद में उनका चेंज भी हुआ था। तो यहाँ आप एक काम और करेंगे कि ये समिति जो 7 सदस्य हैं उन सबके नाम भी याद कर लेंगे। मुझे लगता है शायद नाम भी पूछ लें, है ना। तो इसमें डॉक्टर VR अंबेडकर तो अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा दूसरे सदस्य थे KM मुंशी। एक हैं इसमें मोहम्मद सादुल्ला, उनका नाम भी याद रख लेना, पूछ सकते हैं इनमें से कौन प्रारूप समिति का मेंबर था, कौन नहीं था। तीसरे व्यक्ति आते हैं कृष्णा स्वामी अयंगर। अगले व्यक्ति आते हैं N गोपाला स्वामी अय्यर, है ना। उनका नाम लिख लेना तो जल्दी याद हो जाएगा, गोपाला स्वामी अय्यर। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर अगले व्यक्ति जो थे PL मित्र, PL मित्रा। ठीक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के कारण इनके स्थान पर आते हैं N माधव राव। ठीक। और अंतिम सदस्य जो थे वो थे DP खेतान। DP खेतान। DP खेतान का निधन हो गया था, इसलिए उनके स्थान पर नए सदस्य बनाए गए थे TT कृष्णमचारी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 सदस्य, 7वें डॉक्टर BR अंबेडकर को मिला करके ये टोटल 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति। तो यहाँ मैंने आपको बताया है टोटल, अगर आप देखोगे तो कितनी समितियां हो जाती हैं, 7 समितियां बताई आप। तो ये 7 से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, और बहुत ज़्यादा टफ बनाएंगे तो फिर कोई भी समिति पूछ लोगे, समस्याएं आती हैं, है ना। तो हम एटलीस्ट इतना ज़रूर पढ़ें, जैसे कहते हैं ना कि मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि कम से कम इतना ज़रूर पढ़ लो कि अब 80 से 90% आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएँ। गुड। ये हो गया। संविधान बनकर जब तैयार हुआ, तो संविधान जब बन के तैयार हुआ तो संविधान, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे,
और आज के समय में इस संविधान में कितने आर्टिकल हैं, थोड़ा सा प्रकाश इस पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल उनकी संख्या है 395, एक से लेकर के 395। संविधान को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट हैं, तो 22। उस समय अनुसूचियां जिन्हें शेड्यूल कहते हैं उनकी संख्या थी 8। आज के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे वर्तमान में, तो आर्टिकल जो है लगभग 450 मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 450 आर्टिकल हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पहले एक से लेकर 395 आर्टिकल थे तो बाद में फिर 396 हुआ होगा, 397 हुआ होगा। नहीं, आर्टिकल आज भी 395 से आगे नंबर नहीं है, मगर उन्हीं आर्टिकलों के अंतर्गत उनका सब क्लॉज, उसका एक बाई क्लॉज ऐसे जोड़ करके उनकी संख्या लगभग अप्रॉक्स 450 हो जाती है। और भाग जो हैं वो माने जाते हैं 25। अब इसमें भी ये कैच क्या है कि 23, 24 और 25 नाम से कोई पार्ट नहीं है। तो फिर क्या है यहाँ पार्ट, क्या है कि देखो एक भाग जो है वो कैसा है, जैसे यहाँ 4A जोड़ा गया है ना। ऐसे ही एक भाग जो है इसमें क्या हो गया है कि जिसमें ट्रिब्यूनल है, 14A जोड़ा गया है। ऐसे ही 9A, तो उनको अगर हम अलग पार्ट मान लेते हैं तो 25 हो जाते हैं। और अनुसूचियां जो हैं वो आज के समय 12 है, यानी 8 पहले से थी। शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 ये सब जोड़ी जाती। तो जो नए भाग जोड़े गए हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, जैसे पार्ट 4A। इस पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे वो नहीं थे, तो इसको बाद में जोड़ा गया और इसके लिए संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में किया गया था इंदिरा जी के समय में। और इसकी जो सिफारिश थी वो किसने की थी, तो वो भी याद कर लेना, स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उनके द्वारा सिफारिश की गई थी। तो 4A के द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और बढ़ गया है, 11 कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक, वैसे ही फिर एक नया पार्ट जिसे हम 14A कहते हैं, में ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण के बारे में वर्णन है, ये भी जोड़ा जाता है। तो ये कब जोड़ा जाता है, इसको भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। आगे चल करके आप देखोगे संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया है, जिसमें पंचायतों के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, और एक और हमें यहाँ मिल जाएगा 9B। इसमें कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं, सहकारी जो समितियां हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। तो पंचायत वाला जो पार्ट है ये 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ये पंचायत कौन से, नगर पंचायत है ना, मैं यहाँ मेंशन कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो है वो 73rd भाग 9 ही है। तो ये जो जोड़ा गया था 74 1992 में जोड़ा गया था। और ये सहकारी समितियों का जो संशोधन हुआ था, ये इसके लिए संविधान में संशोधन किया है 97 नंबर का, 97 नंबर का। और ये कब हुआ है, ये शायद हुआ है 2012 में, तब ये जा करके जोड़ा जाता है। तो ये थोड़े से चेंज जो हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ जो अनुसूचियाँ 12 बताई हैं उन पर भी एक जल्दी से प्रकाश डाल देते हैं, बड़ी शॉर्ट है, याद हो जाएंगी। यानी पहली जो अनुसूची है इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम का उल्लेख है, स्टेट और यूटीज। यूटीज को हम केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं, तो उन संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके अलाउंसेस के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हम लिख सकते हैं कि संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में। वेतन यानी सैलरी है, भत्ते पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य से संबंधित दिए जाते हैं। जैसे
आपने सुना होगा ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर कोई यात्रा करता है शासकीय कार से तो ट्रैवलिंग पर जो खर्च हुआ उसका पैसा मिल जाए, है ना। ऐसी डियर अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है। तो संवैधानिक पदों पर विराजमान लोगों के वेतन भत्तों के संबंध में बताया गया है। आर्टि जो शेड्यूल तीसरी जो है, इसमें जो संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं तो वो लोग कौन सी शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो उस ओथ का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन शेड्यूल 3 में नहीं है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल याद रखना। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन तो वहीं उसके आर्टिकल में किया गया है, जैसे सीजेआई हो गया, इन सब की शपथ का वर्णन जो है वो आर्टिकल ये शेड्यूल तीसरे में किया। फोर्थ शेड्यूल जो है यानी चौथी अनुसूची जो है, तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है कि जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को कितनी सीटें मिली हुई हैं तो उसका एलोकेशन है, आवंटन है। जैसे मध्य प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हुई हैं, शायद 11 मिली हुई है ना। तो वो चीज़ें आती है। पांचवी जो अनुसूची है, फिफ्थ, इसमें ये कहा गया है कि वो क्षेत्र जो अनुसूचित जाति से संबंधित या वे क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित, तो उन क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान, ये ध्यान रखेंगे। ये अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी पूरे देश के लिए प्रावधान है ना। यहीं थोड़ा सा ट्विस्ट आता है शेड्यूल 6 में कि यहाँ पर 4 पर्टिकुलर राज्य रखे गए हैं। कौन से हैं? एक है असम, दूसरा आता है मेघालय, तीसरा आता है त्रिपुरा और चौथा आ जाता है मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में ये क्या है, ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में यानी जनजातीय प्रशासन संबंधी प्रावधान। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पूरे देश में एससी और एसटी संबंधी यानी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, उन पर कैसे कंट्रोलिंग होगी। और यहाँ सिर्फ 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है, तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है। एक लिस्ट है जिसे हम संघ सूची कहते हैं। संघ सूची यानी इसमें वो टॉपिक हैं, वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? केंद्र को होता है। ऐसे लगभग, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 97 टॉपिक रखे गए। उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। वैसे ही दूसरी लिस्ट इसके अंतर्गत आ जाती है जिसे राज्य सूची, स्टेट लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को है, यानी राज्य के विधानमंडलों को है। ऐसे लगभग 62 टॉपिक इसमें मेंशन किए। और तीसरी आती है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे लगभग 52 टॉपिक जो है वो इसमें रहे। अब इसमें कानून अगर दोनों ने बनाए और दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, तब केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी रहता है। जैसे हम समझे कि जनसंख्या सेंसस जो है ये किसका विषय है? केंद्र का है। राज्य सरकार इस विषय में कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक है। पुलिस जो है वो राज्य का विषय रहता है, यहाँ केंद्र कोई कानून नहीं बना सकता। कारागार केंद्र का विषय होता है। अब शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट का है, दोनों कानून बना सकते हैं। तो सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आठवीं अनुसूची यानी 8th नंबर की। ये 8th नंबर की अनुसूची जो है, इसमें विभिन्न जो मान्यता प्राप्त भारतीय संवैधानिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, भारतीय संवैधानिक भाषाएं। यहाँ कैच क्या है कि इसमें भी प्रश्न बनते हैं। आज जितनी भाषाएं इसमें रखी हैं इस अनुसूची में, शुरुआत से इतनी नहीं थी। तो कैच यही बनता है कि मूल रूप से यानी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला था? तो वो आप याद रखेंगे, 14 भाषाएं थी।
ओरिजिनली। फिर संशोधन किया गया होगा, तो संशोधन किया गया, संशोधन जो हुआ उसके तहत एक नई भाषा जोड़ी गई, और वो भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। एक तो इसमें यही पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा जोड़ी गई, और ये पूछ लेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो 21st अमेंडमेंट था, 21वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, ऐसे करके ये 14 और 1 कितनी हो गई? 15। फिर आगे चल करके फिर इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट करके 3 नई भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो 3 नई भाषाएं कौन सी थी? तो इसमें नेपाली भाषा को स्थान मिला, इसमें मणिपुरी भाषा को स्थान मिला, और तीसरी इसमें है कोंकणी। कोंकणी भाषा जो है उसको स्थान मिला। और ये तीनों भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती हैं? तो वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती। फिर अब कितनी भाषाएं हो गई? 15 पहले से थी, 3 और हो गई, 18 हो गई, है ना? लेकिन करंट में कितनी है? 22। तो एक और अमेंडमेंट किया गया होगा। जी हाँ, तो एक और अमेंडमेंट किया गया, और इसके अंतर्गत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। वो 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो वो है बोडो। बोडो भाषा जो है असम में बोली जाती है। दूसरी आती है डोगरी। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फिर इसमें एक और भाषा जोड़ी गई, यानी संथाली। संथाल परगना, है ना, वहाँ पर जोड़ी जाती है। और एक और है इसमें भाषा मैथिली, बिहार झारखंड से संबंधित। तो ये 4 भाषाएं और ऐड हो जाती हैं, और ये संशोधन कौन से नंबर का था? तो ये 92nd, यानी 92वां संविधान संशोधन था। तो एट प्रेजेंट 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो जाती है 22। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें इंग्लिश को स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इंग्लिश भारतीय भाषा नहीं है। लेकिन विचित्र स्थिति ये भी है कि इंग्लिश में ही हमारे सारे काम होते हैं ऑफिशियली। संसद की कार्यवाही हो, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग चलती है, हिंदी में होती ही नहीं है। तो ये भी हमारे देश में विसंगतियां अभी भी प्राप्त हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए। 8वीं अनुसूची हो गई। ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती। अब चलते हैं हम 9th शेड्यूल पर। 9वीं अनुसूची जो मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी जाती है। ये अनुसूची ना कब जोड़ी गई? यानी इसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि इस अनुसूची में अगर हम किसी कानून को रख देते हैं, तो वो कानून जो है उस पर न्यायपालिका क्या नहीं कर पाएगी? न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी, या ऐसा समझ लो कि उसका पुनरावलोकन नहीं कर पाएगी। नहीं कर सकती है। यानी न्यायपालिका की पहुंच से ये चीज़ें बाहर हो जाती है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये कब के किसके द्वारा जोड़ी जाती है? तो ये अनुसूची ना संविधान में पहला संशोधन किया गया था, प्रथम संशोधन, उसके द्वारा ये जोड़ी गई। ठीक। अब होता क्या है कि इसमें कोई भी कानून रख दो तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगा कि ये उचित है, अनुचित है, संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। इसी कारण से आरक्षण को भी इसी 9वीं अनुसूची में रखने की मांग की जाती है। इसमें आ जाएगा तो बस ये हमेशा हमेशा मिलता रहेगा, यानी योग्यता को तिलांजलि हमेशा के लिए दे दो। आरक्षण तो अस्थायी व्यवस्था थी, पहले सिर्फ 10 सालों के लिए की गई, लेकिन 10 साल करते करते ये लगातार बढ़ाई भी जा रही है, परसेंटेज भी इसका बढ़ रहा है। इस बात से कुछ मेरे जो दर्शक हैं वो हो सकता है उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन फैक्ट तो बताने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा या उसके पुनरावलोकन से बाहर हो जाता है, लेकिन इसमें एक कैच ये आया कि ईयर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और अपने फैसले में उसने ये कहा है कि अगर इन इस शेड्यूल में, इस अनुसूची में सरकार कोई कानून डाल देती है ना, वो कानून किस प्रकरण के बाद का है? 1973, याद होगा, केशवानंद भारतीवाद के बाद अगर डाला गया है,
तो फिर जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट इसी केस में आया था ना, तो मूलभूत ढांचे की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उस कानून की समीक्षा जो है न्यायालय कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा कि आज डाल दिया तो न्यायालय इसमें समीक्षा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा अगर संविधान के मौलिक ढांचे को ये छेड़ता है। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची पहले जोड़ी गई, फिर हटाई गई। एक बार जोड़ी गई थी जब सिक्किम जो था ना भारत का सह राज्य बना, तो उसके साथ कुछ संबंध अलग से डिफाइन किए गए तो इसको जोड़ा गया। फिर सिक्किम पूर्ण राज्य बन जाता है तो इसकी औचित्य खत्म हो गया, यूटिलिटी समाप्त हो गई, तो इसको हटा दिया गया। आगे चल करके 10वीं अनुसूची को फिर जोड़ा जाता है और इसमें जो अब करंट में प्रोविजन है वो है दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल संबंधी प्रावधान, ये दल बदल संबंधी एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो प्रावधान जो है वो इसमें रखे गए। 10th नेक्स्ट 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो 11वीं अनुसूची इसमें पंचायती राज जो है, उस पंचायती राज के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो ऐसे 29 प्रकार के जो कार्य होते हैं उन कार्यों की लिस्ट दी गई है। ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची जो है ये क्या बताती है, ये नगर पालिकाओं के संबंध में बात करती है। तो नगर पालिकाओं के द्वारा जो कार्य किए जा सकते हैं, शायद 18 प्रकार के कार्य हैं, तो उनको बताती है। इसे 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 12वीं की 12 अनुसूचियां आपके सामने यहाँ स्पष्ट हो जाती। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो संविधान है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा ने तो नहीं बनाया, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा ही अगर बना देती तो फिर इसमें उनके ही मोटिव उनके झलकते। यानी ये संविधान जो है कि किसी भी देश का संविधान हो, उस देश के इतिहास को, उस देश की संस्कृति को, उन सब को रिफ्लेक्ट करता है, सब पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान का जो स्रोत है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके दो भागों में डिवीजन कर सकते हैं। यानी एक तरफ संविधान के निर्माण में आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, और दूसरा आता है जिसे कह सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस या बाह्य स्रोत। अब बाह्य स्रोत से मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों के संविधान से हमने चीजें ली या उनके यहाँ प्रोविजन था तो हमने अपने में रखी, हमारे देश से बाहर की व्यवस्थाएं थी, वो हो गए बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत यानी हम दूसरे देश से नहीं ले रहे, अपने यहीं से ले रहे हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि 1935 का जो एक्ट था जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935, ये बड़ा विस्तृत एक्ट था। ये सच्चाई है, इसको झुटला नहीं सकते हो। इसमें लगभग 200 आर्टिकल थे। ये एक्ट लगभग लगभग पूरा का पूरा हमारे संविधान का हिस्सा है। चूंकि उस समय ये भारत के लिए ही बनाया गया था तो इसे हम आंतरिक स्रोत में भी डाल सकते हैं, है ना। तो संविधान मौलिक यहीं से उसकी मौलिकता समाप्त हो जा रही। दूसरी बात क्या आती है कि हमारे देश में आंदोलन चलाया गया अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध यानी राष्ट्रवादियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, तो उनकी क्या मांग थी, क्या चाहते थे। तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख मुद्दे थे यानी जो चर्चित मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हमारे संविधान में स्थान दिया गया। अब आप में से पूछ सकते हो कि ऐसे कौन से मुद्दे थे, तो देखो याद होगा आपको कि जब अंग्रेज हमारा दमन कर रहे थे, अंग्रेज हमारा उत्पीड़न कर रहे थे, तब क्या किया वो हमें अपनी बात नहीं कहने देते थे। भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र थे
उन पर प्रतिबंध लगा देते थे। आपको याद होगा उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं 1878 में। यानी भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी प्रेस की आज़ादी छीन ली, बोलने के अधिकार छीन लिए। आज आप देखोगे कि ऐसा, आज प्रेस को तो अधिकार मिला ही है, इवन देश विरोधियों को भी इतने अधिकार मिले हैं कि वो खुले रूप से आलोचना कर जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्या हुआ था, और मुद्दे की बात करें तो 1928 में एक रिपोर्ट आई थी जैसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो वो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें ये कहा गया था कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। आप देखोगे कि भाषा के आधार पर देश में गठन किया भी गया है राज्यों का। तो ये उस समय के मुद्दे थे, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे वहाँ पर। ये भी था ना कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था ये जो थी ना, उसको समाप्त होना चाहिए, तो वो समाप्त की गई। आज हमारे यहाँ देश में निर्वाचन की व्यवस्था कैसी है, यूनिवर्सल, एक प्रकार से जिसे हम बोलते हैं, यानी सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे ही कई सारे मुद्दे थे कि रिजर्वेशन चाहते थे, कुछ लोग मांग करते थे, तो रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, है ना। समाज में व्याप्त थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उसकी समाप्ति की भी मांग की जाती थी। तो उन प्रावधानों को भी रखा गया है संविधान में, आर्टिकल 17 आप देखते हो। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं, या बहुत सारी चीजें थी जो आंतरिक स्रोत के रूप में ली जाती। बाहरी स्रोतों की अगर हम बात करें तो बाहरी स्रोतों के रूप में अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए। जैसे मैं ब्रिटेन से ही शुरुआत कर देता। तो ब्रिटेन से हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीजें ली गई, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम ले सकते। पहला यही लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय शासन प्रणाली। हमने अपने यहाँ की व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन में चलती है उसी को अपनाया हुआ है। हम अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर नहीं गए। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति रखा गया है। यानी मंत्रिमंडल तभी तक है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। वो बातें भी ब्रिटेन में चलती थी, वो हमने लिया है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है हमारे देश में है तो सही, ब्रिटेन में नहीं होता है, लेकिन अधिकार उसको लगभग वैसे ही दिए गए हैं जैसे ब्रिटेन में वहाँ के राजा को मिलते हैं। यानी हमारे राष्ट्रपति का एक फॉर्मल स्टेटस है। ठीक। लोकसभा का ज़्यादा शक्तिशाली होना, एकल नागरिकता का प्रावधान, सांसदों को मिलने वाले जो स्पेशल प्रिविलेज हैं, वो प्रोविजन। स्पेशल प्रिविलेज का मतलब है कि आपने देखा होगा, हाँ, आप अगर कुछ अपशब्द बोल दो, किसी को डिफेम कर दो तो केस हो जाएगा। मगर ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसद देखे होंगे, विधानसभा के सदस्य देखे होंगे, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इवन माइक फेंकते हुए हमने देखा यूपी की असेंबली में मुलायम सिंह सरकार के समय, मायावती की सरकार के समय। इवन आज के समय भी लोकसभा की बेंच पे खड़े होकर के भी चिल्लाते हैं, वेल में आकर के वो फाड़ देते हैं कागजों को, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे कई सारे स्पेशल प्रिविलेज हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में समझने की कोशिश। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटेन, अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो भारतीय संविधान में ली गई हैं। सबसे प्रमुख तो यहाँ पर आ जाता है क्या, फंडामेंटल राइट ना, मौलिक अधिकार, जो अमेरिकी संविधान से लिए गए। यानी विश्व के किसी भी देश में अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो उस मौलिक अधिकारों का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, तो वो अमेरिकी संविधान ही है। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम को हम बोलते हैं संघीय प्रणाली। तो संघीय प्रणाली, हमारे देश में भी संघीय प्रणाली है। तो विश्व में सबसे पहले संघीय प्रणाली अमेरिका में ही चलती थी, तो वो सोर्स भी यहीं से लिया गया। यहाँ कैच एक और आएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि कनाडा के संविधान से भी हमने संघीय प्रणाली ली। तो अंतर क्या है अमेरिका और कनाडा में, क्योंकि अमेरिका 50 राज्यों के साथ समझौता करके बना हुआ एक देश है, यूनाइटेड है। वो 50 राज्य एक संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो कभी भी सेपरेट हो सकते हैं थ्योरेटिकली।
लेकिन कनाडा में जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारे भारत में राज्य जो हैं, जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के संघ बना है, तो राज्य अलग होने का अधिकार नहीं रखते। ठीक है। फिर अमेरिका से हमने क्या चीज लिया है? अमेरिका से हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट वो रिव्यू कर सकता है अपने निर्णय को भी, पूरा किसी कानून का भी रिव्यू कर सकता है ना। फिर उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन में तो होता ही नहीं था, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इसकी पोस्ट, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली। अब भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले यदि हटाते हैं तो इसके लिए महाभियोग लाया जाता है। तो ये महाभियोग जिस है, इम्पीचमेंट, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है। जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, निष्पक्ष बनाया हुआ है, वो अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी बातें अमेरिकी संविधान से आ जाती। फिर आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भी कुछ प्रमुख चीज़ें ली हैं। तो आयरलैंड के संविधान से महत्वपूर्ण आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, कि राज्य पॉलिसी बनाते समय इन निर्देशक तत्वों पर ध्यान देगा। ये आयरलैंड के संविधान। वैसे ही क्या होता है ना, कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्य कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं ना, 12 सदस्य। तो 12 सदस्य जो है वो मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, ये कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे ही ये विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। और फोर्थ पार्ट जो है इसमें, वो है समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों की जो प्रसिद्ध हस्ती हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे, कनाडा के संविधान से मैंने आपको बताया था कि हमारे संघ की प्रकृति जो है वो कैसी है, कनाडा के संविधान के जैसी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो वहाँ से जो समवर्ती सूची के प्रावधान थे वो ले रखे हैं। ऐसे ही जापान के संविधान से हमने आर्टिकल 21 संबंधी प्रोविजन लिए हुए हैं, है ना। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन के कुछ प्रोविजन होते हैं वो लिए हुए हैं। जर्मनी के संविधान से भी हमने लिया हुआ है क्या? आपातकालीन शक्तियां। पूर्व सोवियत संघ जो है, इससे हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया हुआ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज वहां से ली हुई है। ठीक। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रांस से रिपब्लिक जो शब्द है, गणतंत्र जो है वो रिपब्लिक फ्रांस से ही आया हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे देशों से महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में थी। कमेटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये प्रमुख समितियां थी, इनको आपको याद कर लेना चाहिए, इनसे प्रश्न बनेगी। ये मूल संविधान जो था वो मैंने बता दिया कि 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। आज क्या प्रस्तावना भी थी मूल संविधान में। आज जो हमारा वर्तमान संविधान है, उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े हुए हैं, में 3 नए भाग ऐड ऑन हो चुके हैं, है ना। 4A, 9A, 14A मैंने बताया था। 9A में नगर पालिकाओं के बारे में, 4A में क्या था, इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों के संबंध में। और लगभग 450 हो जाते हैं। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान बिल्कुल आकर्षित करूंगा, और आप समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये कहते हैं ना कि जब हम सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप एक अलग नॉलेज रखें। ऐसा नहीं ल्यूसेंट जैसी किताब पढ़ लें बस हो गया काम। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई ये बताओ, संविधान तो आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी तो पढ़ रहे हो, संविधान आखिर क्यों चाहिए, क्यों आवश्यक? एक महोदय लाल किताब लेके घूमते रहते हैं ना, कि हम इसकी रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, प्रियम्बल पूछ लो तो वो ना बता पाए। खैर, तो संविधान आखिर क्यों आवश्यक है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? कैसे बताओगे कि संविधान की क्या आवश्यकता?
भाई संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, देश का सबसे बड़ा कानून। जब कभी भी किसी राष्ट्र में व्यवस्था को संचालित करना होता है तो नियमों की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है। संविधान में ऐसे ही जो प्रमुख नियम हैं जिनके बिना कार्य नहीं होगा, जिन्हें हम फंडामेंटल रूल्स कह सकते हैं, फंडामेंटल लॉ कह सकते हैं, उनका वर्णन किया गया। यानी अगर कोई समाज सुचारू ढंग से अपने कार्य को संचालित करता है तो उसे आवश्यकता होती है कुछ बुनियादी नियमों की, बुनियादी कानूनों की। इन कानूनों का वर्णन जो है वो संविधान में किए गए हैं। क्यों? क्योंकि समाज सुचारू रूप से संचालित तभी होगा जब ये बुनियादी नियम हो। कम से कम कुछ नियम तो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं। जब डाइवर्सिटी है, विविधता है, जब अलग अलग लोग रहते भी हैं और चूंकि समाज लोगों से मिलकर के बनता है तो ये अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं, आश्रित भी। तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित होंगे तो इसका मतलब है कि कुछ नियम होना चाहिए। मेरी ज़रूरत है भोजन मिले, और एक किसान व्यक्ति है जो अपने खेतों में अनाज पैदा करता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है। मैं जॉब कर रहा हूँ, वो कृषि कार्य कर रहा है। हम अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन मुझे मेरे भोजन की आवश्यकता तो उसी से पूर्ण होगी। मैं उस पर आश्रित हूँ तो मैं क्या उससे छीन लूंगा? नहीं। तो इसके लिए नियम होंगे भाई। मैं उससे क्रय करूंगा, परचेज करूंगा। परचेज करूंगा, कितना पैसा उसको दिया जाएगा? तो उसके लिए कुछ नियम होना आवश्यक होते हैं। संविधान में यही सब बातें होती हैं। यानी डिसीजन कौन लेगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? ठीक है ना? कानून कौन बनाएगा? कानून का क्रियान्वयन कौन करेगा? ये सारी बातें कौन बताता है? सारी बातें संविधान बताता है। संविधान तो महत्वपूर्ण हो ही गया ना। ठीक है, तो इसलिए भी आवश्यक है। दूसरी बात क्या होती है कि देखो, मान के चलो कि किसी को बहुमत मिल गया, अति से ज्यादा, यानी एक ऐसी सरकार बन जाती है जिसको चुना तो जनता ने ही था, लेकिन उसके पास सारी सीटें आ गई, लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, विधानसभा में भी बहुमत। अब वह यदि अपनी मनमानी करने लगे, स्वेच्छाचारिता करने लगे, यानी कोई भी कानून बनाने लगे, क्योंकि सर इनके पास शक्तियां हैं कानून बनाने की, बहुमत है, तो तब संविधान इन पर अंकुश लगाता है। भाई आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के अनुरूप नहीं है। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लेता हो, समाप्त कर देता हो। तो इसलिए भी तो संविधान आवश्यक है ना। तो इन शॉर्ट अगर कोई पूछता है कि संविधान क्यों आवश्यक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई संविधान इसलिए आवश्यक है, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। हमारा समाज जो है विविधतापूर्ण है, अलग अलग मत वाले लोग, अलग अलग विचारों वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसके लिए कुछ निश्चित न्यूनतम कानून होना चाहिए जो संविधान देता है, बताएगा कि समाज में डिसीजन कौन लेगा, बनाएगा कानून कौन, कानून का पालन कौन नहीं करने पर क्या सजा मिलेगी, ये सब चीजें आ जाती है ना। गुड। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान जो है ये इतना बड़ा क्यों है, जबकि अमेरिका जो है, हम अमेरिका से ज्यादा अच्छे लोकतंत्र तो नहीं है ना। हालांकि हमारा लोकतंत्र अच्छा है, बढ़िया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर, उसका संविधान जो है उसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं, ओनली 7 आर्टिकल। आज तक उसमें मात्र 27 संशोधन हुए हैं।
और हमारे संविधान में 450 आर्टिकल हो गए। इसको बनाने वाले जो लोग थे, एक सिगार का डब्बा लेकर कमरे में गए थे, 1-2 दिन के बाद संविधान बना के तैयार कर दिया। तो हमारा संविधान इतना ब्रॉड क्यों है, इतना व्यापक क्यों है, इसके पीछे का आंसर आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो देते हैं ना इसका आंसर। कारण ये इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र के लिए भी, राज्यों के लिए भी, स्थानीय निकायों के लिए भी एक ही संविधान में व्यवस्था की गई है। तीनों के लिए अलग अलग नहीं है। यानी तीनों इकाइयां जो कि बड़ी हैं, विस्तृत हैं, अलग अलग देशों में इनके लिए अलग अलग होते हैं, तो तीनों इकाइयों का एक ही संविधान है। जब एक ही किताब में आप सारे प्रोविजन लिखोगे, प्रावधान लिखोगे, तो किताब का आकार तो बड़ा हो ही जाएगा ना। इनके बीच में शक्तियों का विभाजन, बंटवारा, कॉम्प्लिकेशन, एक आंसर तो हमारा ये होता है। इस कारण से दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बड़ा है। दूसरा, विश्व के किसी भी देश के संविधान में आप चले जाओ, मौलिक अधिकारों के संबंध में इतना विस्तार से नहीं लिखा गया है जितना कि हमारे संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 12 से लेके एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड भाग, भाग कौन सा है, तीसरा, समर्पित है ना, कि मौलिक अधिकार ये मिलेंगे, प्रतिबंध इस पर ये लगाएगा, प्रतिबंध लगेगा तो कैसे होगा, ऐसे करके ये पूरा का पूरा बढ़ गया। किसी देश के संविधान में ऐसा नहीं। ये भी एक रीजन आ जाता है। फिर फिर क्या आता है भाई, फिर ये आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन परिस्थितियों को भी रख दिया जो इमरजेंसी में आएंगी। इमरजेंसी मतलब रेयर टू रेयरेस्ट। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधानों के लिए भी एक समर्पित भाग है, भाग 18। इसमें भी आर्टिकल 352 है, उससे लेकर 356 तक, 60 तक आते हैं ना, 356, 360, विस्तार से इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें आप चीजें जोड़ सकते हो कि संविधान के व्यापक होने के पीछे ये कारण है। अब क्या होता है कि वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट होती है, तो ये अगर आप ये 3 पॉइंट बता देते हो, ये भी वेल एंड गुड है, मतलब आपका उत्तर सटीक माना जाएगा। ठीक, ये इस कारण से व्यापक है। अब आते हैं कि हमारे संविधान की आलोचना, क्रिटिसिज्म भी की जाती है। आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है तथ्यात्मक कमियां निकालना। यानी कमी तो बताएंगे बट फैक्ट के साथ बताएंगे, है ना। तो कमी क्या है, इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे पहली बात ये है कि हमारा जो संविधान है किसके लिए बना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जिन लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है, यानी भारतीयों के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है क्योंकि इसके प्रावधान, यानी इसमें जो लैंग्वेज है वो जटिल भाषा है। इसको समझा वही उसको इसको वही समझ सकता है जो कि कानून का विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। तो भारत में भारतीयों के लिए बनाई गई जो प्रमुख कानून संबंधी किताब है, वो भारतीयों को ही समझ में नहीं आती है। उसके लिए आपको किसी विधि विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। और इसी कारण से इसे वकीलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है। वकील को तो आप जानते ही हो, बाल की खाल निकालने में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, ये भी आलोचना का प्रमुख कारण है। ठीक, नेक्स्ट, अगली आलोचना इसलिए की जाती है कि भारत के संविधान में हमने देखा है कि संघ है एक प्रकार से, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। केंद्र को शक्तिशाली बनाने संबंधी प्रावधान किए गए, तो ये संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं होता है। कैसे किए गए, कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट सिर्फ केंद्र कर सकता है, संशोधन केंद्र के द्वारा। कानून बनाने का जो अधिकार क्षेत्र है
अनुराग, नमस्ते, हेलो। कानून बनाने का जो क्षेत्र है, यानी कानून कौन-कौन से टॉपिक पर बना सकते हैं, हमने 7वीं अनुसूची में देखा था। तो एक है संघ सूची, उसमें भी केंद्र कानून बनाएगा। समवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें भी केंद्र कानून बनाएगा। यानी कानून निर्माण की शक्ति भी केंद्र के पास ज़्यादा है। ठीक है ना? फिर जैसे राज्यपाल हो गया, या ऐसे समझ लो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में तो राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, ये भी इसकी एक आलोचना है। नहीं? ठीक है। और क्या आलोचना निकाल सकते हो आप? और क्या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है कि ये संविधान भारत के लिए बनाया गया, यानी भारतीयों के लिए बनाया गया। बट संविधान तो भारतीय है ही नहीं, ये अभारतीय है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्रावधान हैं, वो सब कहाँ से बोरो किए गए हैं? वो दूसरे देशों से लिए गए हैं। दूसरे कंट्री से इनको बोरो किया जा रहा है। अभी अब मैंने बताया था आपको, आपने देखा भी था, है ना? जैसे ये दिखाया था आपको, ब्रिटेन से लिए, जर्मनी से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, साउथ अफ्रीका से लिए, यानी 60 से अधिक देशों से आपने अलग-अलग चीज़ें ली हुई हैं। तो इसमें भारतीयता कहाँ रही? ये अब भारतीयों के लिए संविधान बना रहे हो तो भारतीयता तो होना चाहिए भई। फिर तो आप दूसरे देश के ब्रिटिशर्स क्या बुरे थे। इस कारण से ये दूसरे देशों से लिए गए हैं, यानी ये अभारतीय है, और इसी में एक आलोचना का पॉइंट जोड़ सकते हो कि इसमें मौलिकता नहीं है। मौलिकता का मतलब होता है कि सृजनता, खुद से बनाया हो। इसमें कोई मौलिकता नहीं है, आपने तो दूसरे देशों को पढ़ा, उसको कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो मौलिकता का क्या है? अभाव है, लैक ऑफ फंडामेंटलिटी बोल सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट के आधार पर आप संविधान की आलोचना कर सकते हो। आलोचना करने के लिए तो संविधान में बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ एक तरफ एक सुविधा देता है एक आर्टिकल, तो दूसरी तरफ छीन लेता है। जैसे हम फंडामेंटल राइट में एग्जांपल लें, आर्टिकल 19 यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन, है ना? ये सब बातें आती है ना? फिर आता है कि जैसे आपातकालीन प्रावधान, इनकी भी आलोचना की जाती है कि आपातकालीन इमरजेंसी के दौरान नागरिक को उसके मौलिक अधिकार ही नहीं मिलेंगे। मौलिक अधिकार तो ऐसी चीज़ है जो मिलनी चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो। मगर यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो मौलिक अधिकार छीने जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो ये पॉइंट बनते हैं, वैलिड पॉइंट बनते हैं, 4 से 5, 6 भी बना सकते हो। इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो इस संविधान की आलोचना करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना की ओर, प्रियम्बल की ओर। प्रियम्बल रट लेना चाहिए, प्रियम्बल के अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट हैं उनको भी रट लेना चाहिए, और उसके अंतर्गत जो आने वाले अर्थ हैं वो मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि प्रस्तावना की विशेषताएं बताइए, या उन्होंने प्रस्तावना का सारांश लिखिए, या प्रस्तावना के अंतर्गत ये शब्द आए हैं वो लिखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, act and give to ourselves this Constitution. इंग्लिश मीडियम वाले भी रट लो, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश जो प्रियम्बल लिखा उसको टेक्निकल वर्ड याद रख लेना चाहिए। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी
ब्रैकेट में है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भाई बहुत महत्वपूर्ण है इन शब्दों को समझना। यहाँ पर कई शब्द जो है मैंने अंडरलाइन किए, जैसे यहाँ पर समाजवादी को अंडरलाइन किया है, पंथ निरपेक्ष को किया है और अखंडता को किया। ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो शब्द हैं ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है। अब देखो, जब प्रियम्बल एक तो होता है रटना, लेकिन यहीं पर मैं बात करूंगा कि जब हम संविधान की प्रस्तावना को मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने बैठे तो प्रस्तावना बहुत कुछ बताती है। जैसे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। प्रस्तावना हमें बताती है कि आखिर सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये हमें प्रस्तावना से पता चलता है। कैसे? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना हमें बताती है कि सत्ता जो है वो कहाँ से मिलती है, तो भारत की जनता से मिलती है ना। ये बताती है प्रस्तावना कि आखिर हमारा राज्य यानी हमारा देश जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, तो प्रस्तावना बताती है। कैसे? ये बताती है ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा। प्रस्तावना हमें ये भी बताती है कि आखिर हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। तो गोल है ना, नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। प्रस्तावना हमें ये भी बताती है कि संविधान किस डेट को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। लिखा है ना, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को। तो एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा आपको इसको समझने में। मुझे लगता है इसको समझने में और प्लस इसको रिकॉल करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो क्यों ना मैं ये लेक्चर यहीं रोक देता हूँ, कंटिन्यूशन में इसको आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से डिटेल में जाएंगे। तो ये आपको पीटी में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ यूपीएससी और दूसरे किसी भी एग्जाम में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी इससे रिलेटेड अगर सिलेबस है, वहाँ ये आपको निश्चित ही सपोर्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक कर सकते हो, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक रहता है, जिसमें फेसबुक का, ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। हमारी वेबसाइट जो है वो भी विजिट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले नववर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल रहे इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।